King, boom. The castle is extremely beautiful. See this emperor. This is the emperor we were talking about. King Louis the 16th. This is his statue and this was his palace. तो हम लोग पहुंच गए हैं आर्क डे ट्रायोम्फ। ये है नेपोलियन की विक्ट्री के सारे का नाम हो गए, लाइक आई वुड से नेपोलियन की जितनी विक्ट्री है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑन दैट। लेट्स फिगर आउट हमें कहाँ से निकलना है। इसके पीछे की स्टोरी मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ, बट फर्स्ट लेट्स गेट आउट एंड गो टू द मॉन्यूमेंट। अब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ट्रैवलिंग इन मेट्रो हेयर। पता नहीं पहले एक दो दिन लग रहा था कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट यू गेट यूज्ड टू इट इन अ डे और टू एंड नाउ आई नेवर गेट कंफ्यूज्ड। रादर a lot of times it's very easy to take a transport from here and go. So here we came out. See those buildings over there. Actually मुझे अभी एक और चीज़ पता चली है कि पेरिस जो है वो सिर्फ 4-5 मेट्रो स्टेशंस में ही ख़त्म हो जाता है। ओह वाओ, ओह माय गॉड। दैट इज़ अमेजिंग। तो पेरिस 4-5 स्टेशंस में ख़त्म हो जाता है एंड बाकी जितने 20-25 जैसे दिल्ली में ये है अपना साउथ दिल्ली, तो वो भी 4-5 स्टेशंस का ही है। बाकी जो पूरा एरिया है दैट इज़ नॉट हिस्टोरिकल, दैट इज़ आउटस्कर्ट्स। तो वैसे यहाँ पे भी 4-5 स्टेशन छोड़ के बाकी जितना है वो आउटस्कर्ट्स है। यार हम पहुँच गए नेपोलियन की हिस्ट्री पे। तो आई थिंक नेपोलियन वॉज द बिगेस्ट रीज़न and the most less talked about reason. I don't know why, but it's very less talked about, but it is the biggest part of the French history, to be honest, because he did invasions and he did all these, like his policies were like anti-feminist, so maybe he's not very much talked about. But you can see this tower. लोग आते तो आईफिल टावर वगैरह घूमते, बट इवेंचुअली ये वाला जो टावर है ना, दिस कैरीज मोर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सो लेट मी टेल यू क्या हुआ था यहाँ पे। तो हम लोग जो अभी गए थे वर्साइले पैलेस, राइट। तो वर्साइले पैलेस में दिक्कत क्या थी कि मतलब रिवॉल्यूशनरीज आ गए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो रेडिकल तो रिवॉल्यूशनरीज ने कहा कि भाई जो मोनार्की है उसको ओवरथ्रो कर दो। और फिर एंड में ये हुआ था कि नेपोलियन जो एक आर्मी का 28 साल का लड़का था, उसने अपने आप को वहाँ का वो घोषित कर दिया था, द चांसलर या क्या था उसका। तो बेसिकली हुआ ये कि नेपोलियन ने ये जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे ना, क्योंकि आसपास की जितनी कंट्रीज़ थी यूरोप की वो सारी मोनार्कीज़ थी, ठीक है।
चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे आगे जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब मोनार्कीज़ थी। तो नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने कहा कि ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है ना, ये मेरे जो हैं कि बेसिकली जो किंग्स हैं वो ओवरथ्रो होने चाहिए, वो पूरे यूरोप में फैलने चाहिए। तो उसने ऐसे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करके दूसरी कंट्रीज़ में मोनार्कीज़ ओवरथ्रो करने की कोशिश की। और वो कैसे की? उसने थ्रू आर्म्ड रेबेलियन। तो उसकी आर्मी थी, उसने ऑस्ट्रिया से जीत लिया। तो ऐसे 5 वॉर्स हुई थी जिसमें सारी कंट्रीज जो हैं वो, तो ऐसी 5 वॉर्स हुई थी जिसमें सारी कंट्रीज जो हैं वो कोलिशन में लड़ी थी। बट इन दी एंड जो नेपोलियन है वो सारी वॉर्स जीत गया था। ही वॉज अनबीटेबल। एंड इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया था जब उसने पूरा जो यूरोप है एक्सेप्ट फॉर रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन था, उसके अलावा सारी जगहों को इन्वेट कर लिया था। सो ही वॉज अनबीटेबल। एंड द वन गुड थिंग अबाउट नेपोलियन वॉज कि आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू डू इट, बट वो जो था वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से इंस्पायर करता था। एंड हिज स्पीड वॉज वेरी हाई and he was a very speedy leader. He used to take decisions quick, and by the time he was 40 he was the emperor of Europe, and this is the first of its kind emperor जो कि किसी like he was not a born emperor like Alexander या Alexander the Great हो गया, या रोमन एम्पायर जो था जूलियस सीजर एंड ये सारे जो थे। तो he was a very common person who came out of क्रोएशिया, आई थिंक क्रोएशिया से आया था, और उसने पूरा यूरोप इन्वेट कर लिया था, वॉर आफ्टर वॉर आफ्टर वॉर। द ओनली थिंग इज़ कि जो ब्रिटिश और रशिया थे वो भी इसलिए बच गए क्योंकि ब्रिटिश को बचाया था इंग्लिश चैनल्स ने। नेपोलियन की हॉर्सेस बहुत एक बड़ी ताकत थी। ही वॉज अ वेरी फास्ट हॉर्स राइडर। ही वॉज शॉर्ट बट ही वॉज अ वेरी फास्ट हॉर्स राइडर। तो उसको ना उसकी जो घुड़सवारी थी बहुत तेज़ थी, और उसने ने अपने जो स्किल सीखी थी हॉर्स राइडिंग की और उन सब चीज़ों की, उसने वो सबको सिखा दी। सबको इन द सेंस कि अपने सारे जनरल्स को। एंड उसके जनरल्स जो थे, उसकी जो आर्मी थी वो उससे बहुत ज़्यादा लॉयल थी। ना नेपोलियन के बारे में यही चीज़ सीखने की है कि उसके जो जनरल्स और आर्मी थे वो इतना ज़्यादा लॉयल्टी कैसे पाई। दिस इज़ वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज ही यूज्ड टू डेलीगेट अ लॉट ऑफ वर्क। सो इफ़ यू से फ्रेंच आर्मी वॉज वन आर्मी, so that was not the case. He did not micromanage, but French army was like, in that time फ्रांस की आर्मी इतनी सारी आर्मीज थी, and he made so many generals. So you can read the names on this thing: Luano, Millesimo, Dego, Mondevi, Roveredo, Bassano, St. Georges. ये जितनी भी, ये आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, आई मीन आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो कि उसने अपने इधर कहीं पे अपने आर्मी के जो लोग हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो आई थिंक उसने ना अपने आर्मी के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एंड ये जो टावर है इस पर दिस इज़ अ होल हिस्ट्री ऑफ नेपोलियंस वन वॉर्स। और उसने ये जो टावर है, ये जो इंडिया गेट टाइप स्ट्रक्चर है, इसीलिए बनाया था ताकि वो अपनी हिस्ट्री को ना अच्छे से बता सके कि मैंने ये वॉर जीती। ही वॉज अ वेरी हाई परफॉर्मर, हाउएवर ही वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन हिज लव लाइफ एंड सी ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक दीज आर द नेम्स ऑफ द आर्मी पीपल। ये सारे वो आर्मी के जनरल्स हैं जो नेपोलियन के अंडर काम करते थे और ने ये वॉर जीती हुई है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सिर्फ उसकी रिमेम्बरेंस में है कि उसने कहाँ कहाँ एनेक्स किया, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। सी द स्ट्रक्चर। और उनको ना उसने गोल्डन पीरियड के नाम से पूरा कर दिया। अच्छा, नेपोलियन के बारे में एक और अच्छी चीज़ थी, ही वॉज वेरी गुड एट एडवर्टाइजिंग एंड प्रोपोगेंडा।
सो अगर वो x चीज़ अचीव करता था तो वो उसको 10x करके बताता था। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी एंड लोग डरते भी थे, लाइक दूसरी कंट्रीज डरती भी थी। ही वॉज़ वेरी क्लेवर, ही वॉज़ वेरी टैक्टिकल। एंड नेपोलियन के बारे में और क्या चीज़ें हैं कि एंड पता है कैसे हुआ उसका, कि जब इंसान ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है ना तो उसका अनिश्चित होता है। तो व्हाट हैपेंड ना, वो पूरा एम्परर इन्वेड करके बैठा हुआ था, पूरा यूरोप उसके अंडर था, कोई ऐसी जगह नहीं थी यूरोप की। बट रशिया और ब्रिटिश, ये दोनों जगह करने के चक्कर में उसने सब कुछ गवा दिया। तो ग्रीड कहते हैं ना, हम ये लेसन ले सकते हैं कि जो ग्रीड होता है वो एक पॉइंट तक कहाँ इंसान को रुकना है उसको समझना चाहिए। तो व्हाट ही डिड ना, उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, लाइक 5 लाख लोगों की, और बहुत सारे हॉर्सेस थे। बट ही वॉज ट्राइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा कि ना मैं तो ये जो मेरे वो है क्या बोलते हैं, मेरी जो आर्मी है उसको रशिया भेज के ही रहूँगा। सो व्हाट ही डिड, जब वो 43 का था, अराउंड 43 या 44 का, तो उसने अपनी पूरी आर्मी को रशिया भेज दिया। और रशिया में जो उसके हॉर्सेस थे वो कोल्ड वेदर को झेल नहीं पाए। इवन आर्मी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गई थी। एंड बिकॉज हिज स्पीड वॉज द मेन रीज़न वाई ही यूज्ड टू विन, हिज स्पीड वॉज एक्सेप्शनल। सो बिकॉज हिज स्पीड वॉज सो गुड, उसके जितने हॉर्सेस थे ऑलमोस्ट सारे मर गए। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट ऑल दी हॉर्सेस बैक सो सून, राइट। सो हुआ ये था कि इन दी एंड मामला ये था कि उसकी आर्मी भी काफ़ी ऑलमोस्ट आधी हो गई थी रशिया के चक्कर में। ठंड जो कोल्ड वेदर थी झेल नहीं पाई, हॉर्सेस चले गए। तो रशिया के पास ये एडवांटेज रहा है। तो उसने क्या किया, उसने जो नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने अपने हॉर्सेस के चक्कर में, सॉरी अपने इस ग्रीड के चक्कर में अपनी आर्मी गंवा दी। और जब आर्मी गंवा दी तो जितने भी यूरोपियन नेशंस उसने कॉन्कर किए थे सब ने मौका देखा। प्लस वो थोड़ा बूढ़ा भी हो रहा था, राइट। सो उसने क्या किया, जो बाकी यूरोपियन नेशंस ने मौका दे के चौका मार दिया। बेसिकली दे सेड कि ठीक है यार, अब तो इसके पास हॉर्सेस भी नहीं, आर्मीज भी नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज नेशन टुगेदर डिड अ वॉर अगेंस्ट हिम एंड इन द एंड नेपोलियन वॉज डिफीटेड। और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मतलब 28-30 की एज में ही बिकेम द रूलर। तो बट अगेन लाइक फ्रांस की इकोनॉमी जो थी वो पूरी ही डाउन थी, और उसने इकोनॉमी के लिए क्या किया कि पूरा ही स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो नेपोलियन की कहानी सीखने को मिलती है कि क्या हुआ था, जब मोनार्की थी तो चर्चेस भी बड़े कॉमन थे। बट फिर जो रेवोल्यूशनरीज़ आए, जो रेडिकल रेवोल्यूशनरीज़ आए, उन लोगों ने रिलीजन ही ख़त्म कर दिया। अब उसने कहा कि मुझे लोगों को इंगेज रखना है, तो रिलीजन इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। सो व्हाट ही सेड इज़ रिलीजन को वापस लाना पड़ेगा। तो व्हाट ही डिड वाज कि वो पूरा रिलीजन का सिस्टम वापस ले आया, और हर जगह जो क्रिश्चियनिटी थी और जो ट्रेडिशनल चर्चेस थे वो वापस स्टैब्लिश किए उसने। तो देखो, एक पूरा फुल सर्कल हो गया, जहाँ पे स्टार्टिंग में लोगों को रिलीजन से नफरत थी, राजा से नफरत थी, तो उन्होंने कहा कि पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। लुई दी 16 को उन लोगों ने ओवरथ्रो किया। फिर उनकी एक मतलब पूरा एक MLA सिस्टम चला, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जिसके हाथ में पावर थी। बट फिर वापस एक बंदा आया जिसने कहा उनकी आर्मी में से, जिसने पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म कर दी और वापस से डिक्टेटरशिप आ गई। ही बिकेम द डिक्टेटर एंड देन ही बिकेम द एम्परर। सो गया तो मोनार्की ख़त्म करने था, बट मोनार्की ख़त्म करके वो खुद ही एम्परर बन गया ऑल टुगेदर। सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। आई थिंक फ्रांस के लोग और फ्रेंच हिस्ट्री में नेपोलियन की बात ज़्यादा की नहीं जाती। द वाइफ ऑफ नेपोलियन हैड अ लॉट ऑफ अफेयर्स एंड देन ही लव्ड समवन, द वाइफ लव्ड समवन एल्स। तो बेसिकली बहुत प्रोमिस्क्यूसिटी थी उधर वहाँ पे, बट ही जस्ट टुक इट ऑल, ही फोकस बैक। आई थिंक वो वाला जो एक पेन था ना उसका, दैट ही विल बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, बिकॉज वहाँ पे उसको धोखा मिला था। तो आई थिंक वो जो पूरा पेन, इमोशन टू प्रूव कि मैं कुछ हूँ, आफ्टर अ फेल्ड रिलेशनशिप एंड फेल्ड
वाइफ, चीटिंग बाय दी वाइफ, जो एनर्जी थी आई थिंक उसने वो पूरी एनर्जी वॉर्स में निकाल दी, जिसके कारण उसकी जो एनर्जी थी वो लाइक अनमैचेबल. एंड दिस वाज द फर्स्ट सेल्फ मेड एम्परर. एंड आई थिंक there are some things which we should explore deep into, that how Napoleon was so quick and how did he gather the loyalty of his own army people. So that is one of the leadership lessons that we need to learn from him. So yeah, that was the history. This is a wonderful monument. Let's go back into it, see the final moments कि क्या है. But yeah, अगर फ्रांस के पास इतनी पावर थी एक टाइम पे तो नेपोलियन के कारण. See those statues, wonderful. आपने वो पेंटिंग भी देखी कि लाइक हॉर्सेस आर अ बिग पार्ट ऑफ नेपोलियंस जर्नी, राइट? सी ऑल दीज आर्मी जनरल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. एंड नेपोलियन ने अपनी खुद की करेंसी, खुद का बैंकिंग सिस्टम, जो इकोनॉमी थी जो पूरी गई हुई थी नीचे फ्रांस की, उसको भी रिकवर किया था. और ऑल्सो इसकी स्टोरी से एक और चीज़ पता चलती है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स, लाइक टू बिकम अ लीडर यू नीड टू बी वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स आई थिंक. क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स, लाइक यू सी, लुई दी 16 को हराया, को ओवरथ्रो किया बिकॉज ऑफ अ वेरी बैड इकोनॉमी. बिकॉज क्योंकि लोगों में एक टाइम पे जब उनको खाने के पैसे नहीं होते हैं, जो पुअर पीसेंट्स है उनका जो आग और गुस्सा होती है वो निकलती है. एंड इफ़ यू आर अ वेरी बैड इकोनॉमिस्ट and if your economy is doing really bad, no matter how much propaganda you create कि everything is good, eventually there will be an uprising. So one of the reasons Napoleon का भी अच्छा इसलिए था क्योंकि वो he was a good economist as well. Similarly Gandhi का you can say Gandhi was a very good economist because a lot of his policies like self-sustainability and then Make in India, Swachh Bharat, all these kind of programs that Gandhi ran were very good for the economy. यार तो अब हमने वापस एक बोट ले लिया एंड हम लोग मोमार्ट जा रहे हैं. ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है आई गेस पेरिस का. लाइक एक मॉडर्न आर्ट गैलरी भी है विच वी कैन कवर टुमारो, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू मोमार्ट. मोमार्ट के पीछे भी हिस्ट्री है, दैट इज़ लाइक दैट रेंजेस 3 BC के अराउंड. इट्स अ चर्च एंड पीपल से कि काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया. इट्स अ हिल जहाँ से पूरा पेरिस दिखता है. अभी हम जब सामने से जा रहे हैं, अभी रात भी हो गई है, तो आई डू अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन बिटवीन कि मुझे या तो मेट्रो से जाना है या अभी रात की 10 बज रही है और मेट्रो से जाना चाहिए या कैब से जाना चाहिए. क्योंकि अगर हम नहीं जाते अभी कैब से तो शायद मोमार्ट छूट जाता और रात को सेफ भी नहीं है वैसे ज़्यादा. सो अभी हमने ये वाला मॉन्यूमेंट देखा, इसके सामने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए एंड वी ऑल्सो डिस्कवर्ड द हिस्ट्री बिहाइंड इट. ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था एंड इट हैड ऑल द जनरल्स नेम्स एंड दी वॉर्स एंड जो उसने जीती थी सबके लिए एक विक्ट्री ब्रिज बनाया था, सॉरी मॉन्यूमेंट बनाया था. काइंड ऑफ इंडिया गेट जैसे दिखता हो, काफ़ी बड़ा है ये. एंड या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड वंस. हमने बेसिकली पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके जो नेपोलियनिक वॉर्स है उसको पूरा कवर कर लिया एक तरीके से. सो यहाँ से आईफिल टावर is also visible somewhere. तो बचपन में ना हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्योंकि आई यूज्ड टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री. 2 सब्जेक्ट पे मेरे को हमेशा 100 आउट ऑफ 100 आते थे.
और 10th बोर्ड में भी इन 2 सब्जेक्ट में मुझे 100 आउट ऑफ 100 आए, एक तो हिस्ट्री और दूसरा हिंदी। हिस्ट्री आई मीन सोशल साइंस एंड देन हिंदी। आई डोंट नो हाउ बट आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन 10th एज वेल। सो कहीं ना कहीं देर इज़ अ नैक ऑफ सोशल साइंस इन मी, देर इज़ अ नैक ऑफ लाइक हिंदी एज अ लैंग्वेज इन मी। कि हाँ, क्योंकि हिंदी में भी ये कि मैं काफ़ी अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता था। तो आज हमने जो हिस्ट्री डिस्कवर की फ्रॉम लुई दी 13 से लेके नेपोलियन तक, जो पूरा एक पैलेस ऑफ वर्साइले से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेके नेपोलियन को देखा, दैट काइंड ऑफ लाइक ब्रॉट दैट हिस्ट्री का कीड़ा इन मी एंड आई रियली लव्ड इट। क्योंकि यूजुअली हम ये सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं, बट आज हमने रियल लाइफ में उनके स्ट्रक्चर्स देख देख के इसको पढ़ा। सो इट वाज रियली कूल। वैसे देखा जाए तो ममा यहाँ से लाइक अराउंड 3 किलोमीटर्स दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ से हम थे। हम चल के भी जा सकते थे, बट वही वाली बात है कि रात हो गई थी और रात को थोड़ा अनसेफ सा था, तो वी चोज नॉट टू गो वाया वॉकिंग एंड या नाउ विल रीच मोमार्ट। सी द स्ट्रीट्स एट द नाइट काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल नहीं है जैसे एम्स्टर्डम में हर जगह स्ट्रीट लाइट थी रात को। आई डोंट थिंक पेरिस में हर जगह रात को स्ट्रीट लाइट जलती है, बट हाँ एम्स्टर्डम में ये ज़रूर था कि सारी स्ट्रीट लाइट्स हमेशा ऑन रहती थी। विच पार्क इज़ दिस सर? आई थिंक मुझे मोमार्ट का स्ट्रक्चर दिखने लगा है सामने ही, तो एक बार थोड़ा मोमार्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं सो दैट वी नो कि हम क्या देखने जा रहे हैं। अगेन द होल थिंग इज़ व्हेन यू नो द हिस्ट्री यू नो हाउ द प्लेस इज स्पीकिंग टू यू। सो लेट्स डू इट। तो मैं मोमार्ट की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। तो मोमार्ट वो प्लेस है जो बहुत आर्टिस्टिक है एंड कहते हैं कि वैन गॉग या पाब्लो पिकासो जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे रहते थे। तो वैन गॉग ने यहाँ पे 2 साल के अंदर 200 पेंटिंग्स बना दी थी, क्योंकि इस जगह ने इतना इंस्पायर किया था एक टाइम पे वैन गॉग को। एंड देन पाब्लो पिकासो और ये सारे जो आर्टिस्ट थे वो सब अपने जितनी पेंटिंग्स थी वो मोमार्ट आके ही बनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जगह में कुछ मैजिकल है जहाँ से आर्ट इंस्पायर होती है। अच्छा, दूसरा ये ना, ये जगह पेरिस का हाईएस्ट पॉइंट है। लाइक यहाँ से पूरा पेरिस दिखता है। पहले एक विलेज था जो पेरिस के बाहर हुआ करता था। पेरिस को बाद में इसको गिफ्ट कर दिया गया कि भाई अब ये पेरिस का ही पार्ट है। बट इस विलेज में जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत मतलब एक टाइम पे पेरिस में ऐसा भी हुआ था कि इसको तोड़ के इसको मॉडर्न बनाने की कोशिश करने चाहते थे लोग, बट इसके जो लोकल्स थे मोमार्ट के, उसने कहा नहीं, ये जगह बहुत ही ज़्यादा कल्चरली और हिस्टोरिकली मतलब हमें बहुत इंस्पायर करती है। जगह बहुत आर्टिस्टिक है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। तो दे फॉट बैक एंड फिर मोमार्ट में ज़्यादा वो चेंजेस नहीं कर पाए। तो हाँ, ऐसा है मोमार्ट के बारे में। आई थिंक अभी हम सब 3 मिनट दूर है मोमार्ट से। सो वी आर जस्ट 3 मिनट्स दूर एंड आई थिंक यू कैन स्टार्ट फीलिंग द ग्लिम्स ऑफ मोमार्ट फ्रॉम हेयर। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ये पेरिस का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे पाब्लो पिकासो और वैन गॉग मोस्टली अपनी पेंटिंग्स बनाते थे और रहते थे, और वो यहीं रहे हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी हाउ मोमार्ट इज। और यहाँ की वाइब दिखी जा रही है। तो ये थिएटर्स है, यहाँ पे थिएटर शोज होते हैं मोस्टली। यू कैन सी यहाँ पे थिएटर्स होते हैं और यहाँ क्लब्स चल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे एक विंड मिल बनी हुई है, नाइस। आई थिंक वी कैन स्टार्ट फीलिंग द आर्टिस्टिक वाइब ऑफ मोमार्ट, आर्टिस्टिक सोल ऑफ मोमार्ट। सो see this,
काफ़ी आर्टिस्टिक है तो। ओह ओके ओके। ओके सो दिस इज मोमार्ट। Ça s'appelle Pigalle, place Pigalle. यहाँ पे ना ये बोलते हैं कि वो पेरिस का वो रोमांटिक वाला एरिया है जहाँ पे मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इतनी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं इनको ये सेक्सुअल चीज़ें क्यों चाहिए इंस्पायर होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा आते आते बहुत सारी सेक्स शॉप्स वगैरह थी, मतलब सेक्स टॉयज़ वगैरह की। और फिर मैंने हिस्टोरिकली झांकने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो एरिया है यहाँ पे हिस्टोरिकली पहले बहुत सारे ब्रॉथल्स हुआ करते थे। तो अब जिन वैन गॉग को या पाब्लो पिकासो को हम इतना बड़ा मानते हैं और ये लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, और आई थिंक इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ हो गया है वैन गॉग और इन सब का। तो एक्चुअली अगर आप उनकी हिस्ट्री में झाँको तो वो लोग ऐसे एरिया में रहते थे। और आपने देखा होगा बहुत सारे आर्ट वर्क में ऐसे ही होता है, नंगी नंगी लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं। तो ये इंस्पिरेशन है जो सुन सुन के, मतलब आजकल हम सोशल मीडिया पे जो भी देखते हैं कि हाँ यार अरे यार ये तो बड़ा आर्टिस्ट है। एक वैन गॉग की एग्जीबिशन लगी थी इंडिया में, उसमें लोग ही पागल हो गए, पगला गए कि अरे वैन गॉग की वो एग्जीबिशन है, 2-2 हज़ार रुपये की टिकट थी, कुछ नहीं था उसमें। और इनको इतना बड़ा मानने लगता है आर्ट वगैरह के नाम पे। I don't see much sense when such people who are very celebrated live in such areas. Kind of disappoints me a bit कि हम बस सोशल मीडिया पे देखा देखी उनको बस वाह हीरो बना देते हैं। ओ माय गॉड, वाओ, ये तो कितना बड़ा है भाई साहब, हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये ना एक 3rd सेंचुरी की चर्च है। ऊपर जाने के लिए थोड़ी चढ़ाई तो है बट वर्थ इट होगी। लेट्स गो। हम बहुत सही टाइम पे हैं जब ये मॉन्यूमेंट ना पूरा चमक रहा है। सुबह आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा चमकता होगा। हो, इसमें चढ़ने में वैसे काफ़ी मेहनत है। दिस इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। काफ़ी ऊपर तक की चढ़ाई है। मोस्ट ऑफ देम रात को यहाँ पे कैफ़ेज़ में बैठे रहते हैं। आई मीन सिमिलर कल्चर मैंने देखा है बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर में भी ऐसा होता है कि पूरी भीड़ भरी रहती है और लोग आ जाते हैं ड्रिंक करने और खाना खाने। बट यूरोप में ही काफ़ी ज़्यादा। तो ये मोमार्ट वो जगह है जहाँ पे आपको ना ज़्यादातर फ्रांस के लोग हैंग आउट करते हुए मिलेंगे, लाइक जो एक्चुअल फ्रांस के, क्योंकि वो आईफिल टावर और हिस्टोरिकल जगह तो जाते नहीं हैं, तो मेन उनके लिए यही हैंग आउट वाला एरिया है।